हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा टर्म तो कुछ नया नहीं है अब आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ही हम लोगों ने साइक्लिन डी और रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का रोल डिस्कस किया था सेल साइकिल प्रोग्रेशन के अंदर। तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा नाम की कंडीशन होती है, यानी कि आई ट्यूमर वाली कंडीशन होती है, ये भी उसी रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन से कोरिलेटेड है जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया है। और क्या क्या चीजें डिस्कस की थी कि भाई रेटिनोब्लास्टोमा नाम का जो प्रोटीन होता है, जब वो जीवन फेज के अंदर होता है तो वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को पकड़ करके रखता है, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा एक तरीके से E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को नेगेटिवली रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, यानी कि जब तक E2F रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के टच में रहेगा, उससे इंटरेक्ट करता रहेगा, तब तक E2F कोई भी काम नहीं कर पाएगा, कोई भी तरीके का एक्टिविटी, कोई भी तरीके की सिंथेसिस, कोई भी तरीके के एक्सप्रेशन को इंड्यूस नहीं करा पाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो आज हम लोग इस रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन से रिलेटेड, और कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, हालांकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि कोई भी प्रोटीन का बनना उसके जीन से कोरिलेटेड होता है। और वो कैसे कोरिलेटेड होता है, ये सारी चीजें हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि भाई ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है। हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रेटिनोब्लास्टोमा है। तो अब ये टर्म कुछ नया नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने साइक्लिन डी और रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का क्या रोल होता है सेल साइकिल प्रोग्रेशन के अंदर, वो हम लोग कल ही डिस्कस किए हैं। और क्या क्या चीजें हम लोग देखे थे कि भाई रेटिनोब्लास्टोमा नाम का जो प्रोटीन होता है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को नेगेटिवली रेगुलेट करता है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई कोई चीज नेगेटिवली रेगुलेट हो रही है या फिर कोई चीज आकर के किसी चीज को नेगेटिवली रेगुलेट कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के टच में रहेगा, इससे इंटरेक्ट करता रहेगा, तब तक ये E2F कोई भी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। और ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन इसको वो करने ही नहीं दे रहा। इसका मतलब ये E2F की एक्टिविटी को सप्रेस करा रहा है, उसको नेगेटिवली रेगुलेट करा रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए आज हम लोगों का फोकस रेटिनोब्लास्टोमा पर होना चाहिए। और ये जो रेटिनोब्लास्टोमा होती है ये आई ट्यूमर वाली कंडीशन होती है। और ये जो आई ट्यूमर वाली कंडीशन होती है ये उसी रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन से कोरिलेटेड होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज होती है, आई ट्यूमर वाली कंडीशन होती है, ये रेटिनोब्लास्टोमा वाले जीन से कोरिलेटेड होती है। किस तरीके से कोरिलेटेड होती है? रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगर रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तब क्या हो सकता है, या फिर कल हम लोग एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिस्कस किए थे c-MYC करके, याद आ रहा होगा कि जीवन फेज के अंदर
एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, यानी कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है, और उस स्टार्ट पॉइंट को इंड्यूस करने का काम, कंट्रोल करने का काम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स करते हैं, जैसे EGF था, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स था। तो G1 फेज से S फेज की तरफ किसी भी सोमैटिक सेल को बढ़ने के लिए उन माइटोजेंस का होना जरूरी है। अगर वो माइटोजेंस नहीं होंगे तो वो जो सेल होगी वो G1 फेज से S फेज में ना जाकर के G1 फेज से सीधे G0 फेज में चली जाएगी, यानी कि रेस्टिंग फेज में चली जाएगी। और जब रेस्टिंग फेज में चली जाएगी तो भैया अब कोई सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होने वाला, कोई सेल साइकिल नहीं चलने वाला। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि उसी G1 फेज के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है, जिसको कंट्रोल करने का काम ग्रोथ फैक्टर्स करते हैं। और जैसे ही ग्रोथ फैक्टर्स आकर के उस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पर लगेंगे, वैसे ही वहां पर एक सिग्नलिंग ऑन हो जाती है। और कौन सी सिग्नलिंग थी? RTK सिग्नलिंग थी। RTK मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाली सिग्नलिंग। तो अगर ऐसे हम लोग पीछे वाले वीडियोस को इतने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने लगे, उन वीडियोस में जो अभी चल रही हैं, तो बहुत लंबी खिंच जाएंगी। तो आप लोग जाकर के वो वीडियो चेक कर लीजिए जिसमें हम लोगों ने साइक्लिन डी और रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को डिस्कस किया है। वहाँ आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट किया है, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा तभी समझने में आएगा। तो एक और चीज समझ लो, क्योंकि सीमिक की बात की है हम लोगों ने, तो वहां पर क्या हो रहा था कि एक सिग्नलिंग ऑन हो जा रही थी, जिस सिग्नलिंग का नाम था RTK सिग्नलिंग। और जब वो सिग्नलिंग उस एनिमल सोमैटिक सेल में चलनी शुरू हो रही थी, तो वहां पर एक पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। और कौन सा पाथवे था? RAS मैप काइनेज पाथवे। और RAS मैप काइनेज पाथवे एक्टिवेट होने का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि भैया एक और प्रोटीन, एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसकी सिंथेसिस इंड्यूस हो जाती है, और वो होता है हमारा c-MYC। और ये c-MYC ही होता है जो G1 फेज के साइक्लिन डी को बनाने का काम करता है। और साइक्लिन डी क्यों जरूरी है? साइक्लिन डी इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया वो CDK जो वहां पर है G1 फेज के अंदर, CDK4, जब तक साइक्लिन डी उसको नहीं मिलेगा, जब तक साइक्लिन डी और उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक वो काम करना चालू नहीं करेगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो c-MYC था, अगर उस c-MYC के अंदर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है। तो डिले नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ये जो रेटिनोब्लास्टोमा नाम की कंडीशन होती है, ये आई ट्यूमर वाली कंडीशन होती है, यानी कि एक रेयर फॉर्म का आई ट्यूमर रेटिनोब्लास्टोमा कहलाता है। और ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है, इसका नाम रेटिनोब्लास्टोमा इसलिए पड़ा क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा नाम के जीन के ऊपर म्यूटेशन होने की वजह से ये आई ट्यूमर की कंडीशन डेवलप होने लगती है। तो ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि ये आई ट्यूमर वाली कंडीशन ओरिजिनेट जो होती है वो रेटिना से होती है, रेटिना से होती है। तो ये तो हो गई पहली बात कि भाई रेटिनोब्लास्टोमा है क्या? ये आई ट्यूमर वाली कंडीशन है, और आई ट्यूमर वाली कंडीशन यानी रेटिनोब्लास्टोमा रेटिना से ओरिजिनेट होती है। अब दूसरी बात यह है कि भाई ये रेटिनोब्लास्टोमा नामक आई ट्यूमर हो क्यों रहा है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रेटिनोब्लास्टोमा आई ट्यूमर रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की वजह से होता है। और हम लोगों को पता है कि कोई भी प्रोटीन किसी जीन से बनता है, इसका मतलब किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन जरूर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो रेटिनोब्लास्टोमा नाम का जो जीन है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, अब वो कितने तरीके की म्यूटेशन होती हैं वो हम देखने ही वाले हैं नीचे।
तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि भाई रेटिनोब्लास्टोमा आई ट्यूमर वाली कंडीशन जो रेटाइना में होगी वो तब होगी जब रेटिनोब्लास्टोमा नाम के जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। अब वो कैसे कैसे म्यूटेशन होते हैं अभी पल्ले पड़ेगा आप लोगों के। तो कल हम लोगों ने ये वाला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, थर्ड वाला पॉइंट, और ये क्या लिखा हुआ है कि रेटिनोब्लास्टोमा, आरबी का मतलब है रेटिनोब्लास्टोमा। हाँ जी, तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये ट्यूमर के सप्रेसर की तरह काम करता है, और वहां पर जब ये ट्यूमर के सप्रेसर की तरह काम कर रहा होता है तब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को नेगेटिवली रेगुलेट करता है। कैसे नेगेटिवली रेगुलेट करता है इधर देखना जरा। अभी मत देखो, ये वाला पॉइंट भी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए ये समझो कि ये अपना एक पॉइंट नोट करके रख लो कि मैंने ये बोला है आप लोगों से कि भाई रेटिनोब्लास्टोमा जो है, रेटिनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन है वो ट्यूमर के सप्रेसर की तरह काम करता है क्योंकि वो E2F को नेगेटिवली रेगुलेट करता है। लिख लो, अभी हम लोग समझाएंगे, मतलब समझेंगे इस चीज को, क्योंकि अभी बोर्ड पर ना जगह नहीं है तो समझने में नहीं आ पाएगा। फिलहाल के लिए ये देखो कि ये जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है, आई ट्यूमर वाली कंडीशन होती है, ये 3 तरीके की अलग अलग म्यूटेशंस की वजह से डेवलप होती है। तो 3 अलग अलग तरीके की म्यूटेशन रेटिनोब्लास्टोमा जीन में हो जाती हैं, जिसके वजह से रेटिनोब्लास्टोमा नाम का आई ट्यूमर किसी भी इंडिविजुअल में देखने मिलता है। अब वो कैसी कैसी हो सकती हैं? पहली हेरिडिटरी होती है, और हेरिडिटरी का मतलब है कि भाई जो फीटस है उसके मैटरनल और पैटर्नल एलील दोनों में म्यूटेशन है। यानी कि जो रेटिनोब्लास्टोमा नाम का जीन मदर से आया है और जो रेटिनोब्लास्टोमा नाम का जीन फादर से आया है, यानी पैटर्नल मैटरनल मैटरनल पैटर्नल, दोनों एलील्स के अंदर म्यूटेशन है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वहां पर एम्ब्रियोनिक डेथ देखने मिलती है। अब एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल हेरिडिटरी, और पार्शियल हेरिडिटरी कंडीशन के अंदर सिर्फ एक एलील म्यूटेट होता है, यानी कि या तो मैटरनल एलील म्यूटेट हो जाए या पैटर्नल एलील म्यूटेट हो जाए, तो यहां पर सर्वाइवल के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें पार्शियल हेरिडिटरी वाली म्यूटेशन हुई है तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो कुछ सालों तक जी जाएगा, यानी कुछ सालों तक उसका सर्वाइवल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हेरिडिटरी कंडीशन है, हेरिडिटरी ब्लास्टोमा हो गया है, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया है, तो उस केस में जो फीटस होगा उस फीटस की एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी, फीटल डेथ हो जाएगी, यानी कि वो सर्वाइवल के चांसेस उसके बिल्कुल 0 हो जाते हैं। अब एक तीसरी कंडीशन भी होती है जिसको हम सोमेटिक सेल वाला रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं, और ये वाला जो रेटिनोब्लास्टोमा म्यूटेशन होता है ये हमारे वो इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर ये रेटिनोब्लास्टोमा एलील्स जो हैं ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ये जो डिजीज होती है ये सोमेटिक सेल में म्यूटेशन होने की वजह से डेवलप होती है। तो यहां पर जो डिजीज डेवलप हो रही थी वो मैटरनल और पैटर्नल एलील्स के अंदर डेवलप हो रही थी, इसलिए सर्वाइवल के चांसेस कम थे। और यहां पर सर्वाइवल के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि मैटरनल और पैटर्नल एलील्स के अंदर म्यूटेशन नहीं होता, नॉर्मल एलील्स के साथ वो लोग बॉर्न होते हैं, लेकिन बाद में जाकर के सोमेटिक सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाता है
है, जिसकी वजह से ये तीसरी कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, सोमैटिक सेल रेटिनोब्लास्टोमा वाली कंडीशन। तो ये अंतर समझने में आया होगा। फिलहाल के लिए ये समझो कि फिलहाल के लिए कुछ चीजें समझने की कोशिश करो। कल हम लोगों ने क्या देखा था, पहले यहां देखो कि मान लो कोई एनिमल सोमैटिक सेल है और वो जो एनिमल सोमैटिक सेल है वो अभी अभी माइटोटिक वाली फेज कंप्लीट करके आया है। तो जब ये माइटोटिक वाली फेज कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसके बाद ये वापस से एंटर करेगा इंटरफेज के अंदर, और इंटरफेज की भी पहली वाली फेज के अंदर। और वो पहली वाली फेज कौन सी होती है? कौन सी होती है? हाँ जी, जीवन फेज होती है, राइट। तो ये जो जीवन फेज होती है यानी इंटरफेज की जीवन फेज के अंदर एंटर करेगा। और कल हम लोगों ने देखा था कि इस जीवन फेज के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट नाम देते हैं। दूसरा नाम भी लेके बैठे हैं ये, उसको भी याद करो, इतनी पूछो मत, बस एक नाम से ही काम चला लेते भाई। लोगों के एक एक नाम याद नहीं रहते, इनके दो याद करो अब। तो इस जीवन फेज के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट। और ये जो रेस्ट्रिक्शन और स्टार्ट पॉइंट होता है, ये रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट पॉइंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं कुछ हमारे ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वाले 2-3 पॉइंट समझने के लिए फिर से ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइंड कर लो सब कुछ। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है ये कंट्रोल किया जाता है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स के द्वारा, जिनको हम माइटोजेंस बोलते हैं। और एनिमल सोमैटिक सेल के अंदर ये जो माइटोजेंस होते हैं ये कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने कि भाई एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यानी EGF हो सकता है, या फिर प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF हो सकता है। तो एक्चुअल में होता क्या है भाई कि जब ये सेल इंटरफेज में एंटर करती है तो इंटरफेज में सबसे पहली फेज जीवन फेज आती है। और इस जीवन फेज के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, और इस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट का पार होना जरूरी है पूरे सेल साइकिल को चलने के लिए। यानी कि इन ग्रोथ फैक्टर्स का होना जरूरी है। अगर ये ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होंगे तो ये जो हमारी सेल है ये जीवन फेज से आगे वाली फेज यानी एस फेज में नहीं जाएगी, और एस फेज से ये मूव कर जाएगी, एस फेज से नहीं, इसी जीवन फेज से ये मूव कर जाएगी रेस्टिंग फेज के अंदर, जिसको हम G0 फेज नाम देते हैं। यानी कि अब कोई सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा, कोई सेल साइकिल उस सेल के अंदर नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसी वजह से ये जो हमारे माइटोजेंस हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनका होना जरूरी है। ये होंगे तभी ये जो सेल है ये जीवन फेज से दूसरी फेज सिंथेसिस वाली फेज में एंटर करेगी। और ये जो सिंथेसिस वाली फेज होती है यहीं पर हमारा डुप्लीकेशन होता है DNA का। तो इतनी बात तो पता है हम लोगों को। तो यहां पर हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं वो देखो कि भाई जीवन फेज के अंदर जो माइटोजेंस होते हैं या फिर इनको ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे EGF हुआ, जैसे PDGF हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारे माइटोजेंस होते हैं ये करते क्या हैं उस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट के ऊपर? ये क्या काम करते हैं कि उस एनिमल सोमैटिक सेल के अंदर एक सिग्नलिंग को ऑन कर देते हैं जिसका नाम था RTK सिग्नलिंग। तो ये RTK सिग्नलिंग हो जाती है ऑन।
आरटीके मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की सिग्नलिंग ऑन हो जाएगी, और जैसे ही ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की सिग्नलिंग ऑन हो जाएगी, ये सिग्नलिंग एक पाथवे को ऑन कर देती है जिसका नाम था रास मैप काइनेज पाथवे। फिर उसके बाद ये पाथवे ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये पाथवे ऑन होगा, ये पाथवे का अल्टीमेट रिजल्ट होता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की सिंथेसिस का इंड्यूस होना। और वो कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, याद करके मुझे बताओ। वही वाला है जो अभी आप लोगों ने बोला, सी-मिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां पर बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये सी-मिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि किसी भी सेल साइकिल को काम करते रहने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, पहले साइक्लिन्स और दूसरे सीडीके। और ये जो साइक्लिन्स होते हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, और ये जो सीडीके होते हैं ये काइनेजेस होते हैं। ये बात भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट सीडीकेज एंड साइक्लिन्स। और ये बात भी हम लोगों को पता है अब कि अलग अलग फेजेस में G1 फेज के साइक्लिन्स सीडीकेज अलग होंगे, S फेज के साइक्लिन्स अलग होंगे, G2 फेज के साइक्लिन्स अलग होंगे, और M फेज के साइक्लिन्स अलग होंगे। तो ये साइक्लिन्स जो हैं ये बनाने का काम G1 फेज के साइक्लिन को ये सी-मिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही करता है, यानी कि G1 फेज के साइक्लिन डी। ये तो याद होगा कि G1 फेज के अंदर जो साइक्लिन होता है वो कौन सा साइक्लिन होता है? साइक्लिन डी होता है। और अगर सीडीके की बात करो G1 फेज का, सीडीके जो होता है वो होता है सीडीके 4 या फिर सीडीके 6। ये भी हमको पता है भाई। तो अब पता क्या कर रहे हैं कि ये जो सी-मिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसका बनना जरूरी है साइक्लिन डी की सिंथेसिस को करने के लिए। जब सी-मिक होगा तभी सी-मिक जाकर के साइक्लिन डी की सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा, और ये जो हमारा साइक्लिन डी होगा ये रेगुलेटरी प्रोटीन है किसका? सीडीके 4 का। यानी G1 फेज का जो सीडीके है उसका ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन से क्या मतलब है कि जो सीडीके होंगे वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये रेगुलेटरी प्रोटीन का इंटरेक्शन उनसे नहीं हो जाएगा। याद आ रही है ये चीज कि सीडीके का मतलब क्या था? पूरा नाम देखो इसका, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। चलो ठीक से लिखते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब ये वो काइनेजेस होते हैं जो साइक्लिन्स पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी साइक्लिन्स जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो साइक्लिन डी है इसका बनना जरूरी था वो G1 फेज के सीडीके को काम करने के लिए, उसको एक्टिव होने के लिए। तो ये मान लो ये है हमारा सीडीके 4, G1 फेज का सीडीके 4, और क्या होगा? ये साइक्लिन जाएगा और जा करके सीडीके 4 से इंटरेक्ट कर जाएगा। तो ये है हमारे साइक्लिन डी। अब क्या होगा? जैसे ही ये साइक्लिन डी और सीडीके 4 का इंटरेक्शन होगा वैसे ही ये जो सीडीके है ये थोड़ा सा एक्टिवेट होगा, लेकिन अभी भी पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि ये सीडीके के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है। तभी ये जो साइक्लिन और सीडीके का कॉम्प्लेक्स है ये कंप्लीटली एक्टिव होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है यहां पर कि एक और काइनेज होता है जिसको हम नाम देते हैं CAK, यानी कि सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। एक्टिवेटिंग, ठीक से लिखते हैं आप लोगों के लिए। भाई मैं क्या करूं, फ्लो में चली जाती हैं चीजें हैं। चलो
और एक और चीज अगर आप लोगों को याद आ रही हो कि जहां पर भी काइनेज आ जाए, वो काइनेज वो एंजाइम्स होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, यानी एडिशन कराते हैं फॉस्फेट का। और वहीं पर अगर हम दूसरे एंजाइम्स को देखें जिनको हम फॉस्फेटेज बोलते हैं, ये कहीं भी जा करके डीफॉस्फोराइलेशन कराते हैं। इसका मतलब कहीं पे इनको फॉस्फेट दिखता है तो उस फॉस्फेट का रिमूवल करा देते हैं। तो क्योंकि ये CAK/CDK एक्टिवेटिंग काइनेज ही है, तो ये काइनेज क्या कराएगा, ये फॉस्फोराइलेशन करा देगा। और फॉस्फोराइलेशन किसका करा देता है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, नाम ही दिखा रहा है, यानी CDK का, CDK4 का ये फॉस्फोराइलेशन करा देगा। तो आगे क्या होगा कि भाई ये CDK4 थे और इन CDK4 के ऊपर साइक्लिन D इंटरेक्ट करके लगे हुए हैं अपना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अभी भी एक्टिव नहीं है, तो ये CAK आते हैं और आकर के इस CDK4 का फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। जैसे ही CDK4 का फॉस्फोराइलेशन होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है साइक्लिन और CDK का, ये फुल्ली एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया फुल्ली एक्टिव। और जैसे ही ये फुल्ली एक्टिव होगा, ये जो CDK है ये जा करके रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट कर देगा, क्योंकि ये भी तो एक काइनेज है। याद आ रही है ये चीज, ये भी तो एक काइनेज है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा जैसे ही एक्टिव हो जाएगा, इस CDK का काम होता है कि ये जा करके रेटिनोब्लास्टोमा, ये मान लो ये हमारा रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है, और ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन ने एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को पकड़ा हुआ है, और जब तक ये रेटिनोब्लास्टोमा इस E2F से इंटरेक्ट करता रहेगा तब तक ये E2F कोई काम नहीं करेगा। यानी कि E2F को काम करने के लिए इस रेटिनोब्लास्टोमा का इससे हटना जरूरी है। तो ये काम कर देता है हमारा CDK, क्योंकि ये CDK जाकर के क्या कर देता है, इस रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की कमजोरी पर हमला। और रेटिनोब्लास्टोमा की कमजोरी क्या है कि भाई सब हो लेकिन मेरा फॉस्फोराइलेशन ना हो, यानी कुछ भी हो लेकिन मेरा फॉस्फोराइलेशन ना हो। तो फॉस्फोराइलेशन ही करा देता है ये CDK जाकर के, CDK इस रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन करा देता है और ये E2F को आजाद कर देते हैं। और जैसे ही E2F आजाद होता है तो E2F के क्या क्या काम होते हैं, E2F भाई सेल साइकिल को बढ़ा देता है। और सेल साइकिल बढ़ने का मतलब है, यानी सेल साइकिल कहीं भी होने का मतलब है कि भाई ज्यादा सेल बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट क्या है सेल साइकिल का, DNA का डुप्लीकेशन होना, एक सेल से 2 सेल का बनना। तो जब E2F ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देगा तो ज्यादा से ज्यादा सेल साइकिल प्रोग्रेशन चलेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारी सेल डिवाइड होंगी। तो एक तरीके से ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है इस E2F को पकड़े हुए है, तो वो ठीक ही है। अभी समझ में आएगा, अभी मत समझो ये वाली चीज, फिलहाल के लिए ये समझो कि जैसे ही इस रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन होगा, इस रेटिनोब्लास्टोमा की कमजोरी पर हमला कर देगा ये CDK4। तो भाई कमजोर आदमी को तो और भी 2-3 आदमी आकर दबाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेचारा रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ, आकर के यूबिक्विटिन भी आ गए कि भाई अब तेरे को हम नहीं जीने देंगे। तो रेटिनोब्लास्टोमा के ऊपर आकर बहुत सारे यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल्स जुड़ने लग जाते हैं, और जब पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन होता है तो क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन हो जाता है। यानी कि ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये रहा, बेचारे का फॉस्फोराइलेशन करा दिया, और एक ही इच्छा थी इसकी कि भाई मेरा सब हो लेकिन फॉस्फोराइलेशन ना हो, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हुआ नहीं मैं मरा नहीं।
तो जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, थोड़ी देर बाद यूबीक्विटिन भी इसका दुश्मन होता है, वो भी आकर के इस पर अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। और यूबीक्विटिन की क्या खासियत होती है? डिग्रेडेशन करा देता है। जहां पर भी पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन होगा वहां पर अल्टीमेटली हमारा प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन हो जाता है। क्यूटिनाइलेशन, हाँ, जहां पर भी पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन हो जाता है अल्टीमेटली हमारा प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन वहां पर देखने मिलता है। तो क्या हुआ कि भाई अच्छा खासा रेटिनोब्लास्टोमा मार दिया गया, और जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा मरेगा वैसे ही E2F हो गया फ्री। दिख रहा है ये? अब ये फ्री हो गया, और ये जो हमारा E2F होता है ये फ्री होने के बाद वही उत्पाद मचा देता है। और कैसा उत्पाद मचा देता है कि ये साइक्लिन का प्रोडक्शन, वो साइक्लिन का प्रोडक्शन, अपना खुद का और ज्यादा प्रोडक्शन, ये बहुत उत्पाद मचाता है। तो ये E2F क्या करता है कि भाई इंड्यूस करने लगता है कई सारे फैक्टर्स का एक्सप्रेशन, जैसे कि उसमें आता है हमारा साइक्लिन E। और ये जो साइक्लिन E है, अगर याद आ रहा हो तो साइक्लिन E कौन से वाले फेज का साइक्लिन होता है? साइक्लिन E उस फेज का साइक्लिन होता है जब कोई एनिमल सोमेटिक सेल G1 फेज से निकल करके S1 फेज की तरफ जा रही होती है। तो ये जो E2F है ये सबसे पहले साइक्लिन E को बनाना स्टार्ट कर देता है, और जब साइक्लिन E ज्यादा बनने लगता है तो ये E2F एक ही साइक्लिन को बना करके बंद नहीं हो जाता, ये साइक्लिन A की सिंथेसिस को भी इंड्यूस कर देता है। और यहां पर क्या होगा, और याद आ रहा होगा कि ये जो साइक्लिन A है ये S फेज का साइक्लिन होता है। और क्या करता है, इतना ज्यादा खुश है रेटिनोब्लास्टोमा से अलग होकर के कि भाई नाचता है खुशी से, और खुशी से नाच करके अपने प्रोडक्शन को भी दुगना तिगना करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर इतनी सारी चीज़ों का यानी साइक्लिन्स का प्रोडक्शन ये इंड्यूस करेगा तो जो सेल साइकिल है वो हाइपर एक्टिवेटेड फॉर्म में चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जितने टाइम में एक सेल से 2 सेल बननी थी वहां पर एक सेल से 4 सेल बन रही हैं। तो क्या होगा, अनवांटेड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा सेल का, जितने डिवीजन की जरूरत है भी नहीं। तो वही उसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कैंसर। यानी कि जब अनवांटेड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये अनवांटेड डिवीजन कौन करा रहे हैं, E2F, क्योंकि E2F ने आकर के साइक्लिन E को बनाना स्टार्ट कर दिया। वो साइक्लिन जो G1 फेज से S फेज की तरफ बढ़ते वक्त लगता है, S फेज के साइक्लिन A को बना दिया, अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दिया। जब अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया तो बाद में क्या करेगा, वापस से साइक्लिन बनाएगा। तो हाइपर एक्टिवेटेड सेल साइकिल को ये इंड्यूस कर देता है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट कैंसर देखने मिलता है। तो इतनी रामायण पढ़ने का क्या मतलब था? इतनी रामायण पढ़ने का एक ही मतलब था, ये जानना कि जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये इतना भी बुरा नहीं है। अगर E2F को खुला छोड़ देंगे तो ये E2F तो कैंसर करा देगा। देखो इधर, यानी कि अगर रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन करा करा के उसको मार डालेंगे तो उसका लॉस ऑफ फंक्शन होने की वजह से, या फिर अगर ऐसे मान लो कि रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन हो गई जिसके बाद उसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, यानी कि अब जो उसका काम था वो उस काम को नहीं करेगा,
और काम क्या था इस रेटिनोब्लास्टोमा का कि भाई E2F को पकड़ करके रखना है, जा करके उत्पाद कर देगा ये, यही था ना। तो क्या करता है, मान लो अगर रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर हम लॉस ऑफ फंक्शन करा दें, यानी कि अब वो काम नहीं करेगा, तो अब क्या होगा कि जो E2F है वो खुला रहेगा और ये ज्यादा से ज्यादा सेल साइकिल को हाइपर रेगुलेटेड कर देगा, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट कैंसर होता है। ये था इतनी रामायण पढ़ने का मतलब, और भी था। तो ये एक तरीके से जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये ट्यूमर का सप्रेसर होता है, यानी कि किसी इंडिविजुअल के अंदर ये E2F जाकर के कैंसर वाली कंडीशन, ट्यूमर वाली कंडीशन रेगुलेट ना कर दे, लीड ना कर दे, इस बात का ध्यान रखना रेटिनोब्लास्टोमा का काम है। बेचारा रेटिनोब्लास्टोमा, कल हम लोग इसको टॉक्सिक बोल दिए हैं, तुम लोग ही भाई मेरे से पता नहीं क्या क्या बुलवाते रहते हो। तो आगे देखो अब हमें अच्छाई तो बाद में पता चली है ना, अब तक तो टॉक्सिक नजर आ रहा था कल तक, अभी पता चला है कि भाई टॉक्सिक नहीं है, ये E2F ही थोड़ा उपद्रवी है। अब दूसरी चीज जो जान लेनी जरूरी है और जिसके लिए मैंने आप लोगों को वापस से रामायण डिस्कस की, वो ये थी कि अभी आप लोगों ने सीमिक नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखा था। कहाँ देखा था कि भाई आरटीके सिग्नलिंग चली, इसने जा करके रास मैप काइनेज पाथवे को एक्टिव किया, और जैसे ही ये पाथवे एक्टिव होगा ये सीमिक के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करा देगा। यही था। मान लो वो जीन जो सीमिक को बनाता है उसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी कि सीमिक ही सीमिक बनता जा रहा है, सीमिक ही सीमिक बनता जा रहा है, सीमिक ही सीमिक बनता जा रहा है, यानी एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होगा कि भाई ये सीमिक बना, तो सीमिक जा करके क्या कर रहा था, साइक्लिन को बना रहा था, साइक्लिन डी को। और जब ये साइक्लिन डी को बना रहा था, इसका मतलब ये जो सीमिक है ये सेल साइकिल को हाइपर रेगुलेटेड कर देगा अगर ज्यादा अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि याद है ना आपको साइक्लिन डी को बना रहा था। साइक्लिन डी जा करके, मान लो ये हमारा साइक्लिन डी है, ये साइक्लिन डी जा करके CDK4 को एक्टिवेट कर दे रहा था, और CDK4 जब एक्टिवेट हो जा रहा था फॉस्फोराइलेशन के बाद, ये CDK रेटिनोब्लास्टोमा को खत्म कर दे रहा था, जिसकी वजह से E2F फ्री हो रहे थे, और ये E2F जा करके कुछ और मॉलिक्यूल के सिंथेसिस को इंड्यूस कर रहे थे, जिसमें हमारे साइक्लिन E थे, साइक्लिन A थे, ऐसा था, हाँ साइक्लिन E थे, साइक्लिन A थे, और अपने खुद के एक्सप्रेशन को भी ये इंड्यूस कर रहे थे। तो जब ये E2F का एक्सप्रेशन ज्यादा होने लगेगा तो सेल के अंदर कैंसर वाली कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीमिक का गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी उसके जीन के अंदर उसके ऐसी म्यूटेशन हो जाए कि भाई सीमिक का गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप देख रहे हो अल्टीमेट रिजल्ट हमारा कैंसर ही होता है। ठीक है, तो दूसरी बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात समझो कि जो रेटिनोब्लास्टोमा है, ये रेटिनोब्लास्टोमा, ये तो समझ में आ गई होगी ना, रेटिनोब्लास्टोमा यानी रेटिनोब्लास्टोमा, ये जो आई ट्यूमर वाली कंडीशन है, ये आई ट्यूमर वाली कंडीशन उस वक्त भी अराइज हो जाती है जब प्रोटोऑन्कोजीन सीमिक, ये जो सीमिक है प्रोटोऑन्कोजीन, इन प्रोटोऑन्कोजीन के पास एक्टिव म्यूटेशन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिव म्यूटेशन हो जाए अगर इनके अंदर, तो ये हाइपर एक्टिवेटेड रहेंगे, और जब ये हाइपर एक्टिवेटेड रहेंगे तो ये जाकर के कैंसर इंड्यूस कर देंगे, और जिसकी वजह से इंडिविजुअल के अंदर रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। एक और चीज समझ लो जो हम लोगों को समझ लेनी जरूरी है, वो क्या है कि कल हम लोगों ने देखा था कि ये जो CDK4 होता है जो G1 फेज में होता है,
ये जीवन फेज का सीडीके जा करके इस रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन कर रहा है। तो ये सिर्फ CDK4 ही रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन नहीं करता है, दूसरा CDK जो कि CDK2 है, और ये CDK2 कौन कौन से फेज में पाया जाता है? ये CDK2 हमारा 2 फेजेस में देखने मिलता है कि जब सेल जो है वो G1 फेज से S फेज की तरफ मूव करे तब भी CDK2 काम करता है, और जब सेल S फेज में डुप्लीकेशन करा रही होती है DNA का तब भी ये CDK2 ही काम करता है। तो ये जो CDK2 है ये भी रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को ढेर करने का काम करता है, उसको फॉस्फोराइलेट करके। सिर्फ CDK4 ही ऐसा नहीं है जो रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन करे, ये CDK2 भी फॉस्फोराइलेशन कर देता है। तो भाई ये चीजें थी जो हमको पता होनी चाहिए रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में कि भाई रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो कैंसर कैसे हो सकता है। अगर एक प्रोटोऑन्कोजीन होता है सीमिक करके उसका गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो कैसे कैंसर हो सकता है। या फिर ऐसा कौन सा CDK है CDK4 से अलग जो रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन कराने की हिम्मत कर सकता है। क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा की बस एक इच्छा कि सब हो, फॉस्फोराइलेशन ना हो। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और कल हम लोग मिलेंगे S फेज कंट्रोल क्या होता है सेल साइकिल के अंदर। और S फेज आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि भाई S फेज ही वो जगह है जहां पर क्रोमोसोम की डबलिंग होना स्टार्ट होती है। वो डबलिंग कैसे होती है, इनिशिएशन किन साइट्स पर होता है, इनिशिएशन ORC नाम की साइट्स पर होता है, ऑराइजन रिकॉग्निशन साइट्स पर ये क्या होती हैं, CDT1 मॉलिक्यूल क्या होता है, CDC6 क्या होता है, जेमिनिन आकर के क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अपने फ्रेंड्स को भी अपने वीडियोस मतलब मेरे वीडियोस ये शेयर कर सकते हो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक CSIR, नेट गेट, एक्सेल गेट, BT, DBT, JRF, ICMR JRF, बाक वाला एग्जाम, DU MSc एंट्रेंसेस या फिर ICAR JRF या फिर लाइक PhD एंट्रेंसेस के लिए, या फिर कोई बियोलॉजी पढ़ना चाहता है हु इज़ लाइक डीपली इंटरेस्टेड कि भाई सेल साइकिल सीखना है, तो आप लोग उसके साथ भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग कल मिलते हैं S फेज कंट्रोल के साथ। आना मत भूलना। बाय।